Hi, I am Ronak and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject physics। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में जो कैनेमेटिक्स 11th फिजिक्स की लेक्चर थी उसमें मैंने मेंशन करा था कि मैं 9th और 10th की भी फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा। 11th और 12th की फिजिक्स, जेई नीट की फिजिक्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको 9th और 10th की भी फिजिक्स के लेक्चर्स जो हैं वो मैं अपलोड करूंगा। तो आ गया हूं मैं आपके सामने 9th फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर मोशन की पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग मोशन के पहले लेक्चर को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। ठीक है, तो 9th फिजिक्स की आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम शुरुआत करने जा रहे हैं। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग? 9th के फिजिक्स की शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है सर, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स का एक थोड़ा सा आप आइडिया अगर लेना चाहो तो फिजिक्स, आप इतनी बात समझो फिजिक्स के बारे में कि आपके ये बेसिक साइंस का एक हिस्सा है। बेसिक साइंस का आपका ये एक पार्ट है जिसमें नेचर के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। नेचर के बिहेवियर को डिस्कस करा जाता है। डे टू डे लाइफ से ज्यादा इंस्पायर्ड है ये। ठीक है, लाइक जैसे हम मोशन ही पढ़ रहे हैं तो मोशन हमारा क्या है? डे टू डे लाइफ की एक फेनोमेना है, डे टू डे लाइफ की एक एक्टिविटी है हमारी, क्या? मोशन। और भी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो वो सब डे टू डे लाइफ की चीजें हैं। मोशन में आप रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, ये सब क्या है? ये आपका मोशन के अंदर ही हमें पढ़ना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें हम मोशन के अंदर ही पढ़ेंगे। तो डे टू डे लाइफ से कहीं ना कहीं हमारे फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम सिलेबस का एक ओवरव्यू लेंगे, सिलेबस का एक आइडिया लेंगे हम। उसके बाद हम और सारी चीजें फिजिक्स में करेंगे, 9th फिजिक्स की शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, तो अगर आपके 9th फिजिक्स की मैं बात करूं और इसमें चैप्टर्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें चैप्टर्स जो आपके हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आपका पहला जो चैप्टर है और जो हमारा आज का लेक्चर भी है, पहला लेक्चर इसका, वो है आपका मोशन। कौन सा? मोशन। दूसरे नंबर पे जो चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है, वो है आपका फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, इसे आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। थर्ड जो चैप्टर है हमारा वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। फोर्थ चैप्टर हमारा जो है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। और लास्ट जो चैप्टर है आपकी 9th फिजिक्स की वो है साउंड। ओके, ये साउंड लास्ट चैप्टर क्या है हमारी? साउंड। ये आपके टोटल 5 चैप्टर्स है 9th फिजिक्स में। कितने चैप्टर्स है टोटल? 5 चैप्टर्स आपके हैं 9th फिजिक्स की, जो कि इस प्रकार हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा मोशन है, सेकेंड चैप्टर हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन है, थर्ड चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन रहने वाला है, फोर्थ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, एंड लास्ट चैप्टर हमारा क्या है? साउंड है। तो इस हिसाब से हमें पढ़ाई भी करनी है। पहले हम मोशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और आगे उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। ओके, तो ये आपका सिलेबस रह गया। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आप चाहो तो इसे राइट डाउन करना चाहो तो आप राइट डाउन कर भी सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप करो। मैं इसे एक बार क्लीन करता हूं और फिर हम मोशन से स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग दे दो मोशन। इसे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में तो आपके है ही। तो आप मोशन हेडिंग दे दो। मोशन से हम लोग आज क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई की, अपनी 9th फिजिक्स की शुरुआत करेंगे मोशन से। ओके, तो मैं इसे क्लीन करता हूं, आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो। ओके, तो आपने मोशन हेडिंग दे दिया। ओके, तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो दोस्त, मोशन चैप्टर जो है एक्चुअली इसमें एंटर करने से पहले हमें कुछ और टर्म्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें अगर हम जान लें, जिन्हें अगर हम समझ लें तो हमारे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ओके, तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, आपने सुने होंगे, हो सकते हैं आपने सुने होंगे, या अगर आपको नहीं पता है उन टर्म्स के बारे में तो आप उसे सीख लो। ठीक है,
तो बेसिकली 3 टर्म्स हैं जिन्हें हम समझ लें तो हमारा चैप्टर में एंट्री लेना इजी हो जाएगा। और अगर एक बार हम चैप्टर में एंट्री अच्छे से ले लिए तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ भी लेंगे और एग्जिट भी हम अच्छे तरीके से ले पाएंगे। ओके, तो आओ दोस्त हम देखते हैं पहला जो हमारा हेडिंग है वो देखो। हेडिंग क्या है हमारा? पहला हमारा हेडिंग है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये हमारा आज का पहला हेडिंग है। आपने मोशन आपके चैप्टर का नाम हुआ और ये आज का पहला हेडिंग है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इन सब चीजों को पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हमारे लिए मोशन समझना आसान रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। एक्चुअल चैप्टर में जब हम मोशन में एंटर करेंगे और वहां पे मैं जब टर्म्स वगैरह आपको बताऊंगा और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और फिर आपको समझ में ही नहीं आए कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे अच्छा है ना कि हम समझ लेते हैं क्या वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे हम समझ लेते हैं। आप में से बहुतों को पता भी होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप भी पढ़ो, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिसको पता नहीं है वो उसके लिए तो और अच्छा है कि आप एक बार इसे समझ लो। ओके, तो स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, दो टर्म्स हमें समझ में आना चाहिए। एक तो आपको जो आता भी होगा, एक तो डायरेक्शन तो आप जानते होंगे, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ये सारे क्या है आपके डायरेक्शंस हैं। तो ये तो आपको पता होंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन का तो कोई फंडा है नहीं। दूसरा जो टर्म है जो मैं बोलने जा रहा हूं, दूसरा जो वर्ड है मैं बोलने जो जा रहा हूं आपको, मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक तो डायरेक्शन समझ में आना चाहिए और दूसरा क्या समझ में आना चाहिए, दूसरा हमें मैग्नीट्यूड समझ में आना चाहिए। तो डायरेक्शन तो सर हमें समझ में आता है, डायरेक्शन हमें समझ में आता है कि हाँ ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो डायरेक्शन का तो कोई फंडा है ही नहीं, डायरेक्शन तो एकदम क्लियर है। बच गई बात सर मैग्नीट्यूड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैग्नीट्यूड अगर आप एक बार अच्छे से समझा दे तो वो ज्यादा बेहतर होगी हमारे लिए। ठीक है दोस्त, तो आइए मैग्नीट्यूड में आपको समझाता हूं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको मैग्नीट्यूड समझा दूंगा। मैग्नीट्यूड में कुछ भी नहीं है, 2 एग्जाम्पल दूंगा, छोटी छोटी एग्जाम्पल समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। सपोज देखो दोस्त, यहां पे ध्यान दो। जैसे मैंने बोला 10 kg, 10 क्या बोला मैंने, केजी। तो 10 केजी या तो मास होगा या तो कुछ होगा। किसी चीज को आप क्या कर रहे होंगे, माप रहे होंगे। किसी चीज को आप क्या कर रहे होंगे, माप रहे होंगे। ओके, तो ये केजी क्या है, केजी उसका यूनिट है। केजी क्या है, यूनिट है। अब बाकी जो ये न्यूमेरिक वैल्यू बच गया दोस्त, केजी को आप साइड कर दो, इस यूनिट को आप साइड कर दो, और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू बच गया, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू 10 है, यही आपका क्या है, यही आपका मैग्नीट्यूड है। ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। समझो उस बात को। इस यूनिट के अलावा जो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो क्या है हमारी, वो 10 है। वही हमारी क्या है, वही हमारी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अब समझ में आ रहा है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, यूनिट के अलावा जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, वही हमारी ये मैग्नीट्यूड का काम करेंगी। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्लियर आ रही है नहीं। ओके, हाँ वीडियो एकदम क्लियर आ रही है। आओ दोस्त, मैंने लिख दिया 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो किलोमीटर पर आवर तो यूनिट हो गई है स्पीड की। ओके, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज लेक्चर्स में, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। ये हमें ध्यान देना है ये न्यूमेरिक वैल्यू पे। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है हमारी 50, यही हमारा मैग्नीट्यूड का काम करेगी। किसका काम करेगी, ये मैग्नीट्यूड का काम करेगी। ये जो 50 है ना, यही हमारा मैग्नीट्यूड का काम करेगी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। डायरेक्शन तो आपको पहले से क्लियर था, साउथ नॉर्थ यही सब डायरेक्शन होती हैं, और ये मैग्नीट्यूड का फंडा आपका अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हो गया है तो फिर अच्छी बात है, नहीं हुआ तो
आप क्या करो कि आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करो, एक बार फिर से अच्छे से सारे जो ये मैंने बताए हैं मैग्नीट्यूड के बारे में चीजों को, सारी चीजों को आप एक बार फिर से अच्छे से सुनो। वीडियो लेक्चर्स होने का यही तो फायदा है कि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप रिमाइंड करो एक बार फिर से, आप उसे देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा भी कोई टफ वो टर्म था नहीं। ओके, तो मैग्नीट्यूड हमने सीख लिया, हमने डायरेक्शन तो हमें आती ही है। अब हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को इजीली सीख लेंगे, अब हमारे को कोई दिक्कत हमको होने से रही। अब वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हमें समझ में आ जाएगी। पहले मैं स्केलर को आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम वेक्टर पे जाएंगे, ठीक है। पहले स्केलर की बात करते हैं। तो स्केलर की अगर मैं बात करूं तो स्केलर वैसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, वैसी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप ये भी हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? वो क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जिस फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो क्वांटिटी आपकी कैसी क्वांटिटी कहलाती है? वो क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी वाले कैटेगरी में आती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, बहुत फनी एग्जांपल है, आपको समझ में आएगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहेगा, ठीक है। सपोज करो आप एक शॉप पे गए, ठीक है, आप एक शॉप पे गए अपने, आप कोई भी नियर बाय में आपके शॉप होगा, आप वहां पे गए और वहां पे आप बोलते हो जाके शॉपकीपर को, दुकानदार को आप ये जाकर के बोलते हो कि भैया मुझे 10 केजी चावल दो, 10 केजी मुझे क्या दो? राइस दो। सपोज करो आपके घर में राइस खत्म हो गई, ठीक है, आप राइस लेने के लिए शॉपकीपर के पास गए, नियर बाय के शॉप में, आपके जो भी नजदीकी शॉप है वहां पे आप गए, आप शॉपकीपर को क्या बोले कि भैया मुझे 10 केजी राइस दो, 10 केजी क्या दो? राइस दो। तो वो आपको 10 केजी राइस देगा। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इंस्टेड ऑफ दिस कि आप 10 केजी मुझे राइस दो, आप वहां पे ये जाकर के बोलो कि भैया मुझे 10 केजी राइस आप नॉर्थ की डायरेक्शन में दो। समझे आप बात को? आप वहां पे जाकर के क्या बोलते हैं कि मुझे 10 केजी राइस दीजिए, ठीक है। आप ये तो नहीं ना बोलते, वहां पे ये तो मेंशन नहीं करते कि भैया मुझे 10 केजी राइस आप नॉर्थ की डायरेक्शन में दो या साउथ की डायरेक्शन में दो। आपने डायरेक्शन वहां पे मेंशन नहीं करा है। अगर सपोज आपने वहां पे डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो फिर वो दुकानदार आपको क्या समझेगा, वो तो फिर आप ही जानो, ठीक है। मैं क्या आपको कह रहा हूं कि मैं बस इतना कह रहा हूं आपको कि आप वहां पे डायरेक्शन वहां पे मेंशन नहीं करते हैं। तो आप क्या लेने गए थे? आप 10 केजी राइस लेने गए थे। 10 केजी आपका क्या है? मास है राइस का, ठीक है। तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। अब आप मुझे बताइए कि मास हमारी कौन सी क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है? फिजिकल क्वांटिटी तो है, स्केलर की कैटेगरी में आएगी या वेक्टर की कैटेगरी में आएगी? तो आप इजीली बता पाओगे कि सर ये हमारा स्केलर की कैटेगरी में आएगा। स्केलर की कैटेगरी में इसलिए आएगा क्योंकि हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। 10 केजी राइस नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं हुआ। स्टेटमेंट ये है कि मुझे 10 केजी राइस दो, मुझे 10 केजी राइस दीजिए। उसमें हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं, उसमें हम डायरेक्शन मेंशन कभी नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन हमने मेंशन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्केलर को हमने समझ लिया। अब वेक्टर समझते हैं हम। वेक्टर में क्या है दोस्त? वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हम मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे हम? डायरेक्शन भी इस बार हम मेंशन करेंगे। मतलब डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन बोथ दोनों होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है वेक्टर क्वांटिटी में, जो कि जनरली 9th और 10th में बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, वो 11th की चीज है, बट मैं आपको वो बताऊंगा क्योंकि बहुत एक अच्छा एग्जांपल उस पे है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में एक एग्जांपल बहुत अच्छा उसमें है, जो कि अक्सर लोगों से पूछ दिया जाता है। जो आपको जैसे कोई पूछेगा कि वेक्टर और स्केलर पढ़ा है तुमने, अगर आप उसे बोलोगे हाँ हमने पढ़ा है, तो आपको वो पूछ देगा एक ऐसी क्वांटिटी कि जो लगेगा आपको कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट ये है स्केलर क्वांटिटी। और उसका रीजन एक्चुअल में आपको 11th में पता चलेगा, बट मैं आपको यहीं पे वो बताऊंगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में? आई एम हेयर फॉर टीचिंग यू वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसे आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज ये उतनी ही बोरिंग सब्जेक्ट भी, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं इसे।
अपार्ट फ्रॉम दिस अब वापस हम आते हैं, तो स्केलर आपको समझ में आ गया, वेक्टर आपको समझ में आ गया। वेक्टर क्वांटिटी के सर कुछ एग्जांपल्स दे देते, तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी आपको समझ में आया, आपको वेक्टर क्वांटिटी समझ में आई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसे लिख देता हूं, क्या करता हूं, मैं इसे लिख देता हूं, आप राइट डाउन कर लेना बोर्ड पे से वीडियो को पॉज करके, ओके, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं लिख देता हूं, फिर आप राइट डाउन करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो यहां मैंने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है, मैंने लिख दिया है पॉइंट्स को, आप इसे समझो। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज लाइक मास, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इटीसी। मुझे बेसिकली यही इसी एग्जांपल को मुझे डिस्कस करना था, इलेक्ट्रिक करंट को, ओके। एंड दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज दे फॉलोज वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। इसे आप अच्छे से देखो, सीखो, वेक्टोरियल है ये लिखा हुआ, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, और भी सारे और भी कुछ क्वांटिटीज होती है, ओके। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत सारे बुक्स में अभी 9th और 10th में जब आप पढ़ रहे हो तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बस इतना मेंशन किया जाता है, दोज क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको नहीं मिलेगा बहुत बुक में, या फिर 9th और 10th में तो आपको नहीं मिलेगा कि दे फॉलोज वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। सर वेक्टोरियल मैथमेटिक्स क्या होती है? तो वही बात है दोस्त, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, अभी जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो वो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है, वो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। आप 11th में जाओगे तो आपको वेक्टोरियल मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। वेक्टर करके एक चैप्टर होता है फिजिक्स में, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, 11th फिजिक्स में, वहां पे आपको वेक्टोरियल मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी। जैसे यहाँ पे 5+3 आपका अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स में 8 हो जाता है, वहां पे जब आप 5 और 3 को ऐड करोगे तो वो 7 भी हो सकता है, 5 3 को ऐड करोगे तो आपका 4 भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी होता है दोस्त। तो ये आपका वेक्टोरियल मैथमेटिक्स हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ना केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही चाहिए, साथ ही साथ हमें वो क्वांटिटी किसको फॉलो करते हुए मिलनी चाहिए, हमें वो क्वांटिटी हमारी वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो करती हुई रहनी चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी वाले कैटेगरी में आएगी, ओके। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा एग्जांपल है जो आपको लगेगा ये तो होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, बट ये है स्केलर क्वांटिटी। अगर आप, और तब आपको नहीं लगेगा जब आप ये वाला पोर्शन अगर आपको समझ में आ गया। देखो इलेक्ट्रिक करंट में क्या है ना, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल ये क्या है हमारा, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। आप बोलोगे कि सर ये क्या बात हुई, जब डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों है तो इसे तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए दोस्त, बट ये स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या सर, इसे बहुत सारे लोग या तो बोलेंगे रट लीजिए, या फिर आपको लगेगा कि ये एक्सेप्शन है। तो दोस्त ये केमिस्ट्री थोड़ी ना है, ये तो फिजिक्स है। इसमें हर सारी चीजों का एक ना एक क्या है, रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है। ये यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री नहीं, ये फिजिक्स है। तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ फंडा क्या है दोस्त, इलेक्ट्रिक करंट है स्केलर क्वांटिटी, बट इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। एक्चुअल में बात क्या है कि ये इस वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है। तो इसी वजह से ये कौन सी क्वांटिटी के अंदर आता है, ये स्केलर क्वांटिटी वाले कैटेगरी में इसे हमने शामिल कर लिया इलेक्ट्रिक करंट को। फिर आप बोलोगे, आपके मन में आएगा सर स्केलर क्वांटिटी के लिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो डायरेक्शन ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हो तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर हो गई डायरेक्शन तो कोई इसमें बहुत बड़ा ये कोई इशू थोड़ी ना है। हमने क्या बोला स्केलर में कि दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन वाली उसमें कोई बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें डायरेक्शन आ भी गई तो एज सच कोई इशू है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये आपके वेक्टर क्वांटिटी हो गए। इलेक्ट्रिक करंट आपका कैसे स्केलर क्वांटिटी है ये भी आपको समझ में
आ गया होगा। तो ये स्केलर और वेक्टर्स हुए। ये एक अच्छा टर्म है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बोलूंगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज दिस फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर आपको समझ में वहां पे आने में दिक्कत होती है अगर मैं आपको यहाँ पे ये नहीं समझाता कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे एक बार राइट डाउन करो। राइट डाउन करने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप इसे लिखो, तब तक मैं इसे क्लीन कर देता हूं और फिर हम आगे पढ़ाई करते हैं। ओके, लिखो। तो हमने क्या देखा, हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को देख लिया। इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिक करंट हमारा वेक्टोरियल एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को वो फॉलो नहीं करता, वो स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। किस एडिशन को फॉलो करता है? स्केलर एडिशन को वो फॉलो करता है। इसी वजह से वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वो एक अच्छा एग्जाम्पल था, उसे आप याद रखिए। ठीक है, तो हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी देख ली। एक दो टर्म और है जो हम सीख लेते हैं। ओके, अब जो मैं हेडिंग देने वाला हूं उसे आप ध्यान से देखो और ध्यान से उसे समझो। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा क्या? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। मोशन आपका आ गया। ओके, पहले चैप्टर्स भी पहले जो मोशन वाला चैप्टर आता था वो इसके साथ ही आता था, रेस्ट एंड मोशन करके चैप्टर आता था। अभी मोशन आता, पहले ये रेस्ट एंड मोशन करके एक चैप्टर आता था। ओके, 11th में अभी भी टीचर्स पढ़ाते हैं रेस्ट एंड मोशन, कैनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन करके। ओके, आइए रेस्ट एंड मोशन। मैं देख लेता हूं वीडियो सही आ रही है या नहीं। ओके, वीडियो से ही आ रही। तो रेस्ट एंड मोशन हमारा क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है। तो पहले हम रेस्ट को समझेंगे, उसके बाद हम किसको समझेंगे? हम मोशन को समझेंगे। रेस्ट, ये वो वाली रेस्ट नहीं, बाकी वाला रेस्ट नहीं कि बचा हुआ वो वाला रेस्ट नहीं, ये दूसरा रेस्ट है। मैं आपको समझाता हूं रेस्ट क्या है। आप देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये पेन किस में है? हमारा रेस्ट में है। ये पेन हमारा रेस्ट में है, पेन हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो रेस्ट कहने का मतलब क्या? मूव ना कर रही हो, जो मूव ना करे वो क्या है? वो चीज हमारी क्या होगी? वो रेस्ट में होगी। कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी? जब वो मूव ना कर रही होगी। सब मूव करने से ऐसा क्या हो जाता है? मूव करने से ऐसा क्या हो जाता है? मूवमेंट, ये सारी फिजिक्स की तो वर्ड्स है नहीं। मूव करना या अस्थिर, ये सब तो आपकी फिजिक्स की वर्ड्स है नहीं। फिजिक्स में क्या है ना, फिजिक्स की वर्ड है पोजीशन। मूव करने से क्या होता है कि मूव करने से आपका पोजीशन चेंज होता है, और जब आपकी पोजीशन चेंज होती है तब बॉडी रेस्ट में रह पाती है क्या? तब बॉडी रेस्ट में नहीं रह पाती है। अभी सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज क्या करो, यही बात है कि आप ये लेक्चर पिछले 20 मिनट से देख रहे हो। कितने देर से देख रहे हो? आप 20 मिनट 22 मिनट से इस लेक्चर को मेरे देख रहे हो। तो आप या तो चेयर पे बैठ करके मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे, अपने बेड पर बैठ कर लेक्चर को मेरे देख रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो घूमते हुए भी देख रहे होंगे। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बेड पर बैठ के देख रहे हैं या चेयर पे बैठ के मेरे इस लेक्चर को वो क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं। तो 20 मिनट से आप चेयर पे बैठ कर मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है क्या? सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहने का यही मतलब हुआ कि समय के सापेक्ष में, समय के साथ साथ वो आपकी पोजीशन बदल रही है क्या? 20 मिनट जैसे समय हो गया, कितना मिनट समय हो गया? 20 मिनट आपका क्या हो गया? समय हो गया। 20 मिनट से आपकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? तो नहीं सर, 20 मिनट से मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो आप इसीलिए रेस्ट में हो। आप किस में कहे जाओगे? आप रेस्ट में कहे जाओगे। मतलब इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर बॉडी की पोजीशन समय के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना करे तो बॉडी हमारी किस में रहेगी? बॉडी हमारी रेस्ट में रहेगी। बॉडी हमारी रेस्ट में रहेगी। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? रेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट में तब रहेंगे हम जब बॉडी का जो ये क्या कहते हैं कि बॉडी का जो हमारा पोजीशन है वो टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज ना करे। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करे तो तब तो वो हमारा ये रेस्ट वाली कैटेगरी में नहीं आएगी, फिर कुछ और होगा
जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी तुरंत ही हम डिस्कस करेंगे क्या होगा। तो रेस्ट में रहने के लिए बॉडी के पोजीशन को क्या रहना पड़ेगा, एकदम कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करना चाहिए, जहां है बॉडी वही रहनी चाहिए। तो अभी आप किस में हो, अभी आप रेस्ट में हो, ओके। क्योंकि आप मेरे लेक्चर को चेयर पे बैठ के देख रहे हो या फिर बेड पे बैठ के देख रहे हो। मैंने पहले ही बोला जो घूम घूम के वॉक करके मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी भी मैं बात करूंगा, अभी तुरंत मैं करूंगा, ओके। तो रेस्ट आपको समझ में आ गया। अब मोशन की जरा बात कर लेते हैं। तो मोशन, बस रेस्ट का उल्टा क्या है, मोशन है। रेस्ट का उल्टा ही क्या है, मोशन। उसमें पोजीशन चेंज नहीं कर रही थी, इसमें पोजीशन चेंज करेगी अगर टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज करे तो वो हमारी किस में होगी, वो हमारी मोशन में बॉडी कहलाएगी। बॉडी विल सेड टू बी इन मोशन। सर इसका भी एग्जांपल बताइए। तो इसका पहला एग्जांपल तो वही ले लीजिए, जैसे अगर आप मेरे लेक्चर्स को घूमते घूमते वॉक करते करते देख रहे हैं तो आपकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आप किस में कहलाओगे, आप मोशन में कहलाओगे। या और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप ध्यान से सुनो। आपके घर से आपके स्कूल की कुछ ना कुछ दूरी होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। मान लेते हैं एक वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी स्कूल है, 200 मीटर पे आपकी क्या है, आपके घर से आपकी स्कूल कितने मीटर्स पे है, 200 मीटर्स पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप सुबह सवेरे उठते हैं और उसके बाद आप नीचे जाते हैं और फिर वहां से आप अपने स्कूल के लिए क्या होते हैं, निकल जाते हैं अपने स्कूल के लिए। मान लेते हैं आपको स्कूल जाने में 200 मीटर्स की डिस्टेंस है, आपको स्कूल जाने में 10 मिनट्स का टाइम लगता है, 5 मान लेते हैं 10 मिनट्स का टाइम आपको लगता है आपको अपने घर से स्कूल जाने में। तो फिर अगर आपको 10 मिनट्स का टाइम लगता है अपने घर से आपको स्कूल जाने में, तो आप एक चीज मुझे बताइए कि उस 10 मिनट्स में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। सर बार बार आपकी पोजीशन चेंज हो रही है दोस्त तुम्हारी पोजीशन हर बार चेंज हो रही है, हर एक मोमेंट पे तुम्हारी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब मान लो तुम घर से निकले थे, तो मान लेते हैं तुम 0 मीटर के डिस्टेंस को तुमने कवर किया था। 0 मीटर यहाँ पे है, यहाँ पे अभी तुम हो, तुम्हारी स्कूल यहाँ पे है। अब स्कूल तो मुझे बनानी होती नहीं है, मैं स्कूल लिख देता हूँ, यहाँ पे स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पहुंचना है, ये डिस्टेंस तुम्हारी 200 मीटर की है, 200 मीटर्स की तुम्हारी डिस्टेंस है, ओके। तुम अब इसको कवर करने में तुमको टाइम जो लग रहा है वो मैंने मान लिया है कि 10 मिनट्स का टाइम तुम्हें लग रहा है। तुम बात करते जा रहे हो, दोस्तों के साथ एकदम जा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है दोस्त इन 10 मिनट में। पहले तो तुम यहाँ पे थे, फिर तुम यहाँ पे जाओगे। क्या ऐसा भी नहीं है कि तुम यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ पे चले गए? अगर ऐसा भी है फिर भी तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई, फिर भी तुम मोशन में थे। बट यहाँ पे बात क्या है ना, यहाँ पे तुम पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करते 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 तुम स्कूल पहुंचे। तो तुम्हारी पोजीशन देखो यहाँ पे चेंज हुई, फिर अगले सेकंड तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई, फिर नेक्स्ट सेकंड तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई। तुम्हारी पोजीशन हर एक मोमेंट पे, हर एक सेकंड में तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर पोजीशन चेंज हो रही है ना दोस्त, तो तुम किस में हो, तुम मोशन में हो। तुम रेस्ट में अब नहीं रहे, तुम किस में हो, अब तुम मोशन में हो। तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, तुम्हें रेस्ट भी समझ में आ गया होगा, तुम्हें मोशन भी समझ में आ गया होगा, आई होप, ओके। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे क्लीन करता हूं, ये तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। फिर मैं थ्योरी इसका लिखता हूं, पॉइंट्स मैं इसके लिखता हूं और फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हें देना चाहूं, एग्जांपल वही हो जाएगा, रेस्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा। एक मान लो अलार्म क्लॉक कोई भी होता है तुम्हारी टेबल पे जो रखा हुआ रहता है, या तुम्हारी बुक्स ही है, तुम्हारी बुक्स टेबल पे रखी हुई रहती है, तो वो किस में है, वो रेस्ट में है। और अगर कोई एक लड़का है जो दौड़ रहा है, बॉय हु इज रनिंग, तो दौड़ रहा है या वॉक कर रहा है, तो किस में आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगी। ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया रेस्ट एंड मोशन की, ठीक है। तो मैं इसे क्लीन करता हूं और मैं लिखता हूं, तुम भी उसे लिखो, ओके। तो यहाँ पे मैंने रेस्ट एंड मोशन के बारे में जो पॉइंट्स थे उसे मैंने लिख दिया है। अगर आप देखो, if the position of body is not changing with respect to time, then body is said to be in rest. And if the position of body is changing with respect to time, then body is said to be in motion. तो ये रेस्ट एंड मोशन की ये कहानी हो गई। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और या नहीं तो आप इसे राइट डाउन कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। आप वीडियो पॉज करो, आप इसे एक बार राइट डाउन कर लो, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, मैं इसे क्लीन करता हूं और फिर हम आगे की बात करते हैं, ओके।
हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी देख ली, उसके बाद हमने रेस्ट एंड मोशन भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब मोशन को हम क्लासिफाई करेंगे। मोशन को क्या हम करेंगे, मोशन को क्लासिफाई करेंगे, मोशन को हम बांटेंगे। कितने हिस्सों में बांटेंगे सर मोशन को, तो मोशन को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। क्वालिफाई तो आपको करना है ना, एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है आपको, ओके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना। हम तो इसे क्लासिफाई करेंगे, क्या करेंगे हम क्लासिफाई करेंगे मोशन को। मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। आप चाहो तो मेरे साथ भी लिख सकते हो, मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू two types. First is uniform and second is non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion. ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा इंटरेस्टिंग भी है ये, ठीक है, समझ में भी आसानी से ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगी। अब आपके चैप्टर में एंट्री तो पिछले हेडिंग से ही हो चुकी है। अब चैप्टर में हम आगे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं हम चैप्टर में, ठीक है। अब हम धीरे धीरे मोशन में आ रहे हैं, ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो दोस्त, अब इसे भी समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, एक छोटी सी टर्म समझनी पड़ेगी। जैसे स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए हमने क्या समझा, नहीं, स्टार्टिंग से चलते हैं। मोशन को समझने के लिए हमने स्केलर एंड वेक्टर्स पढ़े थे। स्केलर एंड वेक्टर्स को समझने के लिए हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस को पढ़ा था, ओके। और रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट भी पढ़ा था हमने इसको समझने के लिए, मोशन को समझने के लिए। उसी तरीके से फिर से यही बात है कि यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हम यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें एक छोटी सी टर्म समझनी पड़ेगी, जो कि टर्म क्या है हमारा, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल एक्चुअली दो चीजें होती है, टाइम इंस्टेंट एंड टाइम इंटरवल। अब टाइम इंस्टेंट के बारे में तो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आपको पढ़ना भी नहीं, वो 11th में आपको पढ़ना है बेसिकली। अब जब जिक्र हो ही गई है टाइम इंस्टेंट की, तो मैं हल्का सा आपको टाइम इंस्टेंट के बारे में भी बताते चलता हूं। आपको इंटरवल तो मैं बताऊंगा, इंटरवल मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे, इंस्टेंट के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, ओके। तो आप अपने घड़ी में अभी टाइम देख लो, टाइम कितना हो रहा है। अगर मैं अपने वॉच में टाइम देखूं तो ये हो रहा है एग्जैक्ट टाइम 5:35:41 PM। आप समझ रहे हो, 5 मिनट्स, ये 5 क्या है, आवर्स है हमारा, 35 क्या है हमारा, मिनट्स है, और ये 41 आपका सेकेंड है। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो क्लियर है कि नहीं। हमारे वॉच में कितना हो रहा है, 5:35:41, 5:35 और 41 सेकेंड, ये शाम के हो रहे हैं, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट टाइम हुआ ना दोस्त, ये एग्जैक्ट जो मैंने टाइम लिखा है ना, ये हमारा क्या है, यही हमारा टाइम इंस्टेंट है। टाइम इंस्टेंट कुछ और नहीं होता, एग्जैक्ट टाइम होता है। एग्जैक्ट क्या होता है, टाइम होता है। एग्जैक्ट जो मैंने आपको टाइम बताई 5:35:41, ये आपका एग्जैक्ट टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है। क्या है, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, स्पेसिफिक टाइम है एक, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसी में मैं टाइम इंटरवल भी आपको बता देता हूं। अब इतना से लेकर के 6:35:41 PM, इसके बीच का टाइम 5:35:41 से 6:35:41 41 ये वाला जो बीच वाला टाइम है ना दोस्त, इसके बीच जो टाइम होगा, ये जो गैप है, इनके बीच जो गैप है, ये इसी गैप को हम टाइम इंटरवल कहते हैं। इसी गैप को हम क्या कहते हैं, टाइम इंटरवल कहते हैं, या आप सिंपली टाइम गैप भी कह सकते हो। टाइम इंटरवल अगर आपको ज्यादा टफ लगे तो आप टाइम गैप बोलो। क्या बोलो आप, टाइम गैप। लेकिन इसी गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। इसी
को हम क्या कह रहे हैं, टाइम इंटरवल। ये 1 घंटा का जो बीच में गैप है ना दोस्त, इसी गैप को हम क्या कहेंगे, टाइम इंटरवल कहेंगे। इसी गैप को हम क्या कहेंगे, टाइम इंटरवल। तो आपको टाइम इंस्टेंट भी समझ में आया होगा और टाइम इंटरवल भी आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अब आपको यूनिफॉर्म मोशन देखो कितनी आसानी से समझ में आ जाएगी। इसे समझने के लिए एक और छोटी चीज की जो सी चीज समझनी आवश्यक की जरूरतों में होती है, वो है डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस तो आपको पता ही होगा, आपके स्कूल से आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, किसी किसी की स्कूल 15 किलोमीटर पे होती है, 20 किलोमीटर पे होती है, उसके लिए स्कूल बस आती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वापस हम आते हैं, तो इसके बीच वाला जो टाइम होता है ये 1 घंटा हमारा क्या है, टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है दोस्त, समझे। अब आपको टाइम इंटरवल समझ में आ गया, डिस्टेंस आपको समझ में आती ही है, टाइम इंस्टेंट भी मैंने आपको बता ही दिया। अब वापस आ जाते हैं, अब ज्यादा कुछ रह नहीं गया दोस्त। अब आपको ये यूनिफॉर्म मोशन आसानी से समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आ जाएगी? आसानी से आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ जाएगी। आप करो क्या, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप करो। आप 4 टाइम इंटरवल्स लो। कितने टाइम इंटरवल्स लो? 4 टाइम इंटरवल्स हम लेंगे। कितने टाइम इंटरवल्स हम लेंगे? 4 टाइम इंटरवल्स हमें क्या करना है, हमें लेना है, ओके। तो देखो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना है, नंबर ऑफ इंटरवल्स हमारा है टोटल 4। ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल भी आपको मैं बता देता हूं। ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल हमारा कितना है, 1 आवर। एक घंटा का माने इसका ये हुआ, एक घंटा का हमने कितना इंटरवल लिया, 4 इंटरवल लिया। 4 इंटरवल लिया हमने एक घंटे का, 1 आवर का हमने कितना आपका इंटरवल लिया, हमने 4 इंटरवल लिया 1 आवर का, ओके। इसे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या बात है कि आपको डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ ट्रेवल करनी है। इंटरवल्स कुछ इस प्रकार से हैं कि आप पहले इंटरवल में ए से बी पे गए, दूसरे इंटरवल में बी से सी पे गए, तीसरे इंटरवल में सी से डी पे गए और चौथे इंटरवल में डी से आप ई पर गए, ठीक है। ये आपका 4 इंटरवल मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस की बात करें, हर एक इंटरवल में आपका जो डिस्टेंस है, ए से बी की डिस्टेंस 5 किलोमीटर, फिर ये 5 किलोमीटर, फिर ये 5 किलोमीटर और फिर ये 5 किलोमीटर्स। अगर हम इंटरवल की ड्यूरेशन की बात करें तो 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर और 1 आवर, ये आपकी क्या हो गई, इंटरवल की ड्यूरेशन हो गई। इंटरवल की क्या हो गई, हमारी ड्यूरेशन हो गई कितनी, 1 आवर, 1 आवर और 1 आवर। यही आपकी इंटरवल की हमारी ड्यूरेशन हो गई, ओके। तो इंटरवल की ड्यूरेशन हो गई। हर एक इंटरवल में जो डिस्टेंस हमने कवर करा है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यही आपका यूनिफॉर्म मोशन है दोस्त। यही आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में नहीं आया आपको? मैं आपको समझाता हूं। यूनिफॉर्म मोशन बस आपकी इतनी ही है। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है ना दोस्त, यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि इक्वल इंटरवल में आपने जो डिस्टेंस कवर करा है वो भी इक्वल होना चाहिए। You have to cover the equal distance in the equal time intervals. हर एक इक्वल टाइम इंटरवल आप देखो, 4 इंटरवल्स हमने लिए, एक आवर का इंटरवल लिया। इंटरवल्स हमारा इक्वल है। हम हर इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, हमारा इंटरवल भी हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा सेम है। तो अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो यही हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। यही हमारा क्या है, यही हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, ओके। तो सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर क्या है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोस्त कुछ नहीं है, उसमें क्या है ना, उसमें ये नीचे वाला इक्वल रहना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स अगर 4 लेते हैं और ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल हमारा 1 आवर है, ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस हमारा अनइक्वल रहेगा। डिस्टेंस क्या होगा, हमारा अनइक्वल रहेगा, बट हमारा इंटरवल्स का ड्यूरेशन रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। तो कुछ नहीं, इसी में आप इसे ही मॉडिफाई कर दो, यहाँ पे 1 लगा दो, सॉरी यहाँ पे आप 5 किलोमीटर रहने दो। ये बी से सी में 15 ने इसने ट्रेवल किया, फिर सी से डी में ये 25 ट्रेवल कर गया और डी से ई में 35 ट्रेवल कर गया। अब आप देखो
तो आपको पता चलेगा कि ए से बी में जो इंटरवल था वो 1 आवर का था और उसमें उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इसे यूनिफॉर्म रहने के लिए अगला जो बी से सी वाला जो 1 आवर का आपका ये इंटरवल था उसमें भी इसे 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए थी, बट यहाँ पे इसने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। और जैसे ही इसने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ना, अब इसका मोशन कैसा हो गया, इसका मोशन अब नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और यहीं तक ये नहीं रुका, ये सी से डी वाले जो 1 आवर का इंटरवल था, इंटरवल तो सेम ही है, सी से डी में जो 1 आवर का इंटरवल था उसमें इसने 15 इधर किया था, इसमें इसने 25 का कर लिया, 25 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया। अब तो ये बहुत बड़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और ये बस यहीं तक नहीं रुका दोस्त, डी से ई में जिसमें से 1 आवर का इंटरवल दिया गया था उसमें इसने 35 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया इसने सॉरी, कितना ट्रेवल किया इसने 35 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया। अब तो ये बहुत 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 बड़ा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो मैं इसे लिख दे रहा हूं थ्योरी में, आप पढ़ो उसको, आप उसको लिखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ही आएगा। आप इसे चाहो तो लिख सकते हो, आप इसे चाहो तो लिख सकते हो, आपको याद रहेगा ये, ठीक है। दोबारा आप जब कॉपी अपना रिवाइज करोगे नोटबुक को, मैं इसे लिखता हूं, तब तक आप इसे चाहो तो आप लिखो इसे, ओके। तो यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको लिख दिया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो या फिर इसे आप लिख लो, ओके। और एक और बात, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई करूंगा। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा पूरे मोशन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, आप उसे नोट डाउन कर लोगे और कोई आपको डाउट होगा तो आप मेरे से पूछोगे, ओके। मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स, नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्द आएगा आपके सामने, ओके। थैंक यू।